हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। ठीक है, कल लास्ट अपने राइट टू इक्वलिटी की बात करी थी कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, कुछ आर्टिकल्स का भी जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। तो आर्टिकल 21 आप यहाँ पर को देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। What is the meaning of this? That no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. What does it mean? इसने कहा कि कोई भी पर्सन, अब यहाँ पर कोई बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर को नो पर्सन पर्सन का यूज़ किया गया है, सिटीजन टर्म का यूज़ नहीं किया गया है। इट सिंपली मीन्स कि ये राइट इंडिया में रहने वाले हर पर्सन के लिए, आइदर ही और शी इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, पर्सन का मतलब ये है। सिटीजन कहता तो सिर्फ भारत के नागरिक जिनको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं सभी। ठीक है, जो राइट टू वोट उनके पास है। ठीक है, इस तरह के। लेकिन यहाँ पर पर्सन का यूज़ हो गया तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हर एक, ठीक है, यहाँ पर सिटीजन नहीं कहा है, तो यानी कि हर किसी को, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो। ओके, तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, कि किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल, उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट यानी कि अगर कोई लॉ है, अगर लॉ की वजह से, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल समझ लो कि अगर जैसे आप आराम से अपने घर के अंदर बैठे हो, ये नहीं कि मतलब कोई आया और उठा के आपको ले गया। ठीक है, कोई पुलिस आई और उठा के ले गई, ऐसे नहीं आपकी पर्सनल लिबर्टी और आपके लाइफ से आपको डिप्राइव किया जा सकता है। उसके लिए कोई प्रोसीजर बनेगा, हो सकता है कुछ क्राइम हो या फिर कोई ऑफेंस हो, उसके बेसिस पे वो होगा। अदरवाइज आप, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके भी काफ़ी सारे डिबेट रहे। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें केसेस बने। ठीक है, गोपालन था, एक गोपालन, और मेनका गांधी था। तो उसमें बहुत सारे केस बने। इनको बाद में केसेस को बाद में हम किसी दिन इस पर्टिकुलर केसेस को ही डिस्कस कर लेंगे कि इन केसेस में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर को मेन है कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई भी डिप्राइव नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ बना है जिसकी वजह से जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हो सकता है कि कुछ किया जाए। बहुत सारे रूल हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें फिर रूल्स बने हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, याद रखेंगे। आर्टिकल 19 टू 22 में आपको राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 टू 22, 19, 20, 21, 22। अब यहाँ पर क्या कहता है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखेंगे। इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी are the two rights that are most essential to a democracy. Yes, this is a very good thing. इक्वलिटी और फ्रीडम, जो इसने बात की, बहुत ही अच्छी बात कही है कि इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी, ये जो दो राइट हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अगर इक्वलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, ठीक है, इक्वलिटी और फ्रीडम अगर नहीं है, फ्रीडम और लिबर्टी, ओके, ये दोनों टर्म एक ही हैं, उनका बहुत ज़्यादा मीनिंग डिफरेंस आता नहीं है। इक्वलिटी और फ्रीडम, अगर ये दोनों राइट्स किसी देश में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। विदाउट फ्रीडम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, एंड विदाउट इक्वलिटी देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। It is not possible, okay, liberty means freedom of thought, expression and action. However, it does not mean freedom of to do anything that one desires or likes. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others, without endangering the law and order situation. What does it mean? मैंने आपसे कह दिया भाई, जैसे आप लोग अपने जैसे फैमिली में हो ना, हर
हर फैमिली में कुछ रूल्स बने होते हैं कि भाई आपको घर के अंदर 7 बजे आना है तो आना है। ये हर घर में अलग अलग रूल होता है, किसी घर में 7 बजे का, 8 बजे का, ठीक है, कि भाई देर रात तक आप बाहर नहीं रुक सकते, इस तरह के रूल्स। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए भाई जब मन है तब आओ, तो इससे क्या होगा कि आप दूसरे की जो राइट्स है उसको वायलेट करना शुरू कर दोगे। कैसे? अब आपसे कहा भाई आप कभी भी आओ चलेगा, अब आप रात के 1 बजे घर आ रहे हैं, बाकी लोग सोए थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, एक तरह से उनका भी तो नुकसान हुआ। तो आप दूसरे के राइट्स को वायलेट करके अपने फ्रीडम का यूज़ नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। मैंने आपसे कहा आप फ्री हो, आप कुछ भी करो। अब ये थोड़ी कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगोगे। तो यहाँ पर कोई ये मीनिंग है कि आपको कुछ लिमिटेशन दी गई हैं, इन लिमिटेशन के अंदर रह के आपने अपनी राइट टू फ्रीडम को एंजॉय करना है। अब वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन ये है कि आप दूसरे को हार्म नहीं करोगे, मतलब आप दूसरे के राइट टू फ्रीडम को वायलेट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको राइट दिया है तो आप दूसरे को जाके नुकसान थोड़ी करोगे, ये तो कहीं ना कहीं उसका भी, उसके राइट्स का वायलेशन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द मीन ऑफ राइट टू फ्रीडम। Does it mean that in some cases someone's lives can be taken away by law? Think that sounds strange. Can you think of an example? इसको एक बार सोचना, इसके बारे में समझना कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ये ऐसे ये इतना जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेवल को ये बढ़ाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना, इसके बारे में सोचना है कि क्या कहना चाह रहा है। कि डज इट मीन दैट इन सम केसेस समवन्स लाइफ कैन टेकन अवे बाय लॉ? दैट साउंड स्ट्रेंज। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल? ओके, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें किसी की लाइफ को ले लिया गया हो, छीन लिया गया हो? कोई ऐसा केस है? तो इसको आप एक बार इसको देखना क्या है, सोचना इस बारे में, सर्च करना कि क्या कोई ऐसा केस था। ठीक है, अदरवाइज लेटर ऑन वी विल डिस्कस। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. No citizen can be denied his or her life except by procedure as laid down under the law. Similarly, no one can be denied his or her personal liberty. That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. Also, it is mandatory for the police to take that person to the nearest magistrate within 24 hours. The magistrate, who is not part of the police, will decide whether the arrest is justified or not. तो इसका मतलब सीधा सीधा जो मैंने बात कही कि आप ये नहीं कि कोई भी आपको अरेस्ट करके ले जाएगा, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, ये सही बात नहीं है। आपके राइट्स ये हैं कि अगर कोई प्रोसीजर, अगर आपका ऑफेंस है तब आपको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अरेस्ट कर भी दिया है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा। ठीक है, और आपको डिफेंड करने का मौका मिलेगा। द राइट इज़ नॉट जस्ट confined to a guarantee against taking away of an individual's life, but has a wider application. Various judgments of Supreme Court have expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that this right also includes a right to live with human dignity, free from exploitation. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in the right to life, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. तो पहली बात तो ये थी कि 24 आवर्स मैंडेटरी हैं अगर अरेस्ट किया जाता है। अब दूसरा कहता है कि इसी के अंदर एक राइट ये भी छुपा है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। भाई पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का जो यहाँ पर को मतलब है, यहाँ पर ये भी है कि वो डिग्निटी के साथ रह पाए। ठीक है, वो एक लिवलीहुड के हिसाब से रहे, मीन्स उसकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, राइट टू शेल्टर हो। तो इसके अंदर ये छिपा हुआ है, इस पूरे राइट के अंदर ये सारी मीनिंग्स छुपी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस बने, बहुत सारे जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के। उन जजमेंट्स को हम एक बार सेपरेटली जजमेंट्स को एक बार कवर करेंगे, कौन कौन से जजमेंट थे इससे रिलेटेड। ठीक है, मेनका गांधी था या फिर गोपालन था। ठीक है, इसको हम एक बार अलग से कवर करेंगे। ओके, अब एक बार इनको ये जो हमने पढ़ा इसको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है।
ओके, तो आर्टिकल 21 आप यहाँ पर को देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मीन्स यूं ही आपकी जो लाइफ और लिबर्टी का जो राइट है उसको छीना नहीं जा सकता, उसके लिए कोई प्रोसीजर होगा, लॉ उसको इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कोई प्रोसीजर है जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, उसी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये अभी ये बात की चीज़ है। ठीक है, इसमें वैसे याद रखना 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। ठीक है, ये बाद में ऐड किया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 22 अभी इसके बारे में नेक्स्ट यही होना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। मतलब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको विदाउट इन्फॉर्मेशन कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि क्यों रखा गया। मतलब अगर किसी को भी अगर मान लो पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो वो ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ये जो हमारे राइट्स हैं ये हमारे बिहेवियर में आते हैं, बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए हमको पता होना ज़रूरी है कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे बताया जाएगा और डिफेंड करने के लिए हमारे पास हमको चॉइस दी जाएगी कि अपना एडवोकेट हायर किया जाए। ठीक है, डिफेंड किया जाए। इसी का सेकंड पार्ट कहता है, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन अ कस्टडी शैल बी produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। Then 3. Nothing in clauses 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy line, or to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless। अभी इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे, देखिए ए बी, ओके, देन 5, 6, 7, तो ये बहुत सारे रूल्स हैं। देखिए, इसमें अगर हम मेन बात करें तो जो मेन बात है वो हमको यहाँ से सीधे अगर हमने चैप्टर के थ्रू देखें, ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर को तो आपको बहुत ब्रॉड मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो कवर कर पाना थोड़ा सा इस शॉर्ट पीरियड में टफ रहेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, इसके हिसाब से जो जो बातें कहेगा उसको वहाँ पर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ऑर्डिनरी अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी वाज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली जब कुछ ऑफेंस होता है उसके बाद ही तो गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट तभी किया जाता है। लेकिन अगर बिना इस होता कभी कभी क्या होता है कि किसी शक मीन्स डाउट पे और अरेस्ट कर लिया जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि कोई ऑफेंस होने वाला है, उस ऑफेंस को रोकने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. This is known as preventive detention. It means that if the government feels that a person can be threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. This preventive detention can be extended only for 3 months. After 3 months, such a case is brought before an advisory board for review। तो होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, किसी को बिल्कुल शक के बुनियाद पे ऑन द बेसिस ऑन डाउट ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउट अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा इसीलिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होने वाली है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात है या फिर कुछ और बात है, ठीक है, पीस और सिक्योरिटी की बात है, तो ऐसे केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड रहेगा, दैट पीरियड विल बी ऑफ ओनली 3 मंथ। 3 मंथ के बाद फिर उसको एडवाइजरी बोर्ड के पास रिव्यू के लिए भेजा जाएगा।
तो इसका मतलब अब देखो, सोचो यहाँ पर को कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जो थी यहाँ पर को वो तो वायलेट हुई, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है ना कि अब ऐसा थोड़ी होगी हर बार ऑफेंस होने के बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो उसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट कर दिया गया कि पहले तो कहा भाई आर्टिकल 21 में भाई आपकी पर्सनल लाइफ लिबर्टी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन ये भी कहा है कि अगर लॉ कोई ऐसा कोई प्रोसीजर अगर बनता है तो उसमें अगर ऐसा आपकी गलती है तो उसमें आपको अरेस्ट किया जाएगा। उस टाइम ये थोड़ी कह सकते भाई मेरी तो पर्सनल लाइफ लिबर्टी है, भाई गलती है तो उसमें तो अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन कभी कभी गलती न होने पर भी अरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए डाउट का कि कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला था जो लॉ एंड ऑर्डर को की बात थी और या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात थी। तो ऐसे केस में उसको 3 मंथ के लिए हम रोक सकते हैं कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होने वाली थी लेकिन बच गया, नहीं हुआ। ऐसा मूवीज़ में आपने ज़्यादातर देखा होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। केस ऑफ इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द hands of the government to deal with antisocial element or subversives, बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। होता क्या है कि इसमें हमेशा एक डिस्प्यूट ही रहा है कि ये जो आर्टिकल 21 है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ, इसमें कि भाई पुलिस वालों ने मान लिया पुलिस वाले आए और उठा के ले गए, अरेस्ट कर लिया, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे, अब पता ही नहीं है। और वही प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ऐसा है कि उसके लिए आप उसमें तो कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता, वो तो 3 महीने के लिए है तो है, ठीक है। इसमें एक ये भी है कि आप उसके लिए फिर कोर्ट भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये डिस्प्यूट रहा है कि पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविज़न ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कि इसमें हमेशा टेंशन रहा है कि कहीं इसका गवर्नमेंट मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पीपल फॉर रीज़न ऑर्डर अदर देन दैट विच आर रियली जस्टिफाइड। तो ये हमेशा इसका एक कन्फ्लिक्ट इसमें रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर फ्रीडम्स, you can see that under the right to freedom there are some other rights as well. These rights however are not absolute. Each of these is subject to restrictions in imposed each of these is subject to restriction imposed by the government। इसमें बहुत सारे आपके पास राइट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो अदर राइट टू फ्रीडम में आपको और राइट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, all citizens shall have to freedom of speech expression to assemble peaceably and without arms, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India। ई के बाद डायरेक्ट जी आ रहा है, इसका मतलब एफ कहाँ है? एफ में आपका राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसको यहाँ से हटा के आर्टिकल 300 के ए में उसको एज अ लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये सारे राइट्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी etc। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, जो हमने अभी बात करी। The government may impose restriction in certain areas, declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful। हो सकता है कि आपको कह दिया कि आप असेंबल कर सकते हैं, हो सकता है कि 5 से ज़्यादा लोगों में उसको अनलॉफुल बता दिया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर का जो पोजीशन है, वहाँ पर कोई जो कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है। So then such powers can be easily misused by the administration। The genuine protest against an act or policy of government by the people may be denied permission। However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such acts of administration, such misuse becomes rare। In the Constituent Assembly itself, some members had expressed their dissatisfaction about restrictions on right। तो अगर आप इनके बारे में अवेयर हो, अपने राइट्स आपको पता हैं, तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए आपको अपने राइट्स का पता होना ज़रूरी है। तो ये सोमनाथ लहरी
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात है। आई फील दैट मैनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल। यू विल फाइंड दैट एवरी मिनिमम राइट हैव बीन considered and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by a proviso which takes away the right almost completely. What should be our conception of fundamental rights? Then we want to incorporate every one of those rights which our people want to get. तो यहाँ पर को सोमनाथ लहरी जी ने यही बात करी थी कि ये ज़्यादातर आपको किसका दिख रहा है, एक पुलिस कांस्टेबल का राइट दिख रहा है कि आप कहीं पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा ना कि किस बेसिस पे लगाने वाले हैं, किस बेसिस पे अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें किसकी हैं, आपको पुलिस कांस्टेबल के लिए दी गई हैं। तो इसमें भी इनका ये था कि क्या ये सच में फंडामेंटल ही हैं, ये इनको थोड़ा सा डाउट था इस बारे में। ठीक है, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। Our constitution ensures that person accused of various offences would also get sufficient protection. We often tend to believe that anyone who is charged with some offence is guilty. However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offence. It is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself. To ensure a fair trial in courts, the Constitution has provided 3 rights. No person would be punished for the same offence more than once. No law shall declare any action as illegal from a backdate, and no person shall be asked to give evidence against himself or herself. कि पहली बात तो ऑब्वियस है ना कि अगर आपको किसी को कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, तो अब ये नहीं कि भाई ज़बरदस्ती आप उससे मनवा रहे हो कि आपने ही ये काम किया है, ये क्राइम आपने ही किया है, ऐसा नहीं होगा। और एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये नहीं कि आज कोई ऑफेंस किया, ठीक है, और बैक डेट में कोई रूल बना तो उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, जो रूल है उस समय पर वो जो रूल है उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। अब जैसे आज अगर कोई ऑफेंस किया, आज अगर उसके लिए सज़ा मान लिया जाए कि कुछ 1 महीने की सज़ा थी, अब कल अगर रूल चेंज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने की 2 महीने सज़ा हो गई तो 2 महीने हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कम हो गया है तो उस पर ज़रूर सोचा जा सकता है कि अब उसको कम किया जाए, लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा। एंड नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि किसी को भी अपने ही खिलाफ आप उसको नहीं कह सकते कि एविडेंस दो। ठीक है भाई, ये मतलब उसको एक्सेप्ट करवाया नहीं जाएगा ज़बरदस्ती। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 23 एंड 24, ये 2 आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के। ठीक है, इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, they may be subjected to exploitation by their fellow human beings. One such form of exploitation in our country has been बेगार और फोर्स लेबर, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो आर्टिकल 23 में ही ये बताया गया है कि बेगार और फोर्स लेबर नहीं होगा। Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings and using them as slaves. Both of these are prohibited under the Constitution. Forced labor was imposed by landlords, money lenders, and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in the country, especially in bricklayer work. It has been declared a crime now and it is punishable. ठीक है, होता था, पहले भी होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, जैसे ने बताया कि जो आपकी ब्रिकलिन वर्क होते हैं, जहाँ पर कोई ईंट्स वगैरह बनती है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अभी भी। लेकिन जो पहले होता था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है कि जो बेगार लेबर है, फोर्स लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेचना, ह्यूमन्स की सेलिंग करना, ठीक है, एज अ स्लेव कह सकते हो, ये चीज़ें पहले होती थी। आर्टिकल 23 में इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है और ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए सज़ा मिल सकती है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आर्टिकल 24 जो आपका बच्चों से संबंधित है कि भाई 14 ईयर से कम के बच्चों को आप डेंजरस जॉब्स में नहीं लगा सकते, फैक्ट्रीज़ है, माइंस हैं, वैसे तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये कहता है द कंस्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 है जिसकी हमने बात की थी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन।
दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। ठीक है, इसको हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो यहाँ पे कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शेल बी एन ऑफेंस punishable in accordance with law, and nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class, or any of them. Then article 24 prohibition of employment of children in factories. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जो चाइल्ड लेबर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, इसमें अभी हालांकि बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे थे जहाँ पर कुछ चाइल्ड लेबर का दिखा रहे थे कि यहाँ पर कोई ये चाइल्ड लेबर इससे काम कराया जा रहा है। तो ये भी इस बीच में आई थिंक पिछले 10 डिकेड्स का डेटा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। तो ये चाइल्ड लेबर बड़ा है। ठीक है, ये भी हाल ही में खबर काफ़ी चर्चा में थी। तो अभी इसमें हमने कौन कौन से आर्टिकल्स के बारे में बात कर ली। आर्टिकल 21 की बात करी, 21A की भी बात करी, राइट टू एजुकेशन की बात हमने करी ना, एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 21A ओके, और यहाँ पे फिर हमने 22 की भी बात करी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को आप नोट कर लें। ठीक है, वो आपके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। ठीक है, बाकी फिर इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ओके।